गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग ऑल। अच्छा, कौन कौन है यहाँ पे? आदित्य मकवाना, विशाल भलिया, सृष्टि सोलंकी, कश्यप एंड जेनवी माहिसागर। ओके, माहिसागर को मैंने बहुत दिन से नहीं देखा। किधर थे आप लोग? वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हैंड रिटन करके मैंने बहुत सारी चीजें, उसकी फोटोज वगैरह क्लिक करके समझाया था। ओके, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिटेल से समझी, अच्छे से समझी। एंड आई थिंक इसमें आधे लोग नहीं थे कल की क्लास में, सैटरडे एंड संडे की क्लास में। थे आप लोग सैटरडे एंड संडे की क्लास में? क्योंकि जो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग है, डिसीजेस है, फिर एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, क्या क्या होता है, वो सब चीजें हमने देखी थी। थे आप लोग? से यस और नो? सृष्टि, विशाल भलिया। हाँ, आदित्य, कश्यप, आपको पूछ रही हूँ मैं। नो? हाँ, माहिसागर तो नहीं थे, पता है। दूसरे लोगों का? अच्छा, ओके। तो यू वांट मी टू रिपीट दैट फॉर 20 मिनट्स? सिर्फ एक्सचेंज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चों को जितने भी बार समझाओ, वहां पे कंफ्यूजन रहता ही है। समझाऊं 20 मिनट्स के लिए? अरे यार, जो भी है थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए आप। ओके, तो 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। क्या हो गया? ओके, चलिए, तो मैं सिर्फ 15 मिनट्स लूंगी। 15 मिनट्स लेके मैं ये गैस का ट्रांसपोर्ट जो है ना वो समझाऊंगी। ओके, एंड जो लोग बेटा कल और परसों की क्लास में नहीं थे, मैं सच बता रही हूँ, तुम लोग ना बहुत हेवी लॉस फेस करोगे, क्योंकि सैटरडे संडे की क्लास में मैंने ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे कंफ्यूजन हो सकते हैं, वो समझाया था। ये हर बार तो नहीं हो सकता। अभी मुझे क्या लगता है ना, मुझे पर्सनली बैड फील होता है। अरे भाई, मैंने इतना अच्छा क्लास किया, बच्चे तो थे ही नहीं। ओके, वो उनके लॉस के चलते ना मुझे बुरा लगता है। ठीक है, तो बेटा मैं आज के लिए वीडियो टर्न ऑफ करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश है बाहर, तो नेटवर्क फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो इसीलिए आज मैं थोड़ा वीडियो टर्न ऑफ करके क्लास लेती हूँ। ठीक है, चलो। ऑलराइट, तो देखो बेटा, गैस ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर? So when we say transport of gases, you know that there are two major gases, okay, that is oxygen and carbon dioxide, that are very much helpful in the transport. ठीक है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है? लंग्स से टिश्यू तक। एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू से लंग्स तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि लंग्स में ना बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होती है। हमने इनहेल किया था ऑक्सीजन को, एयर को, तो वहां पे लंग्स में हमारा बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे सेल्स ने बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, मेटाबॉलिकल एक्टिविटी करके कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा बनाया है। तो अल्टीमेटली हमारा काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के फेंकना। मैंने आपको बताया था, आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है, इन द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन का जो काम है ना, वो एकदम क्या कहते हैं, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है। मतलब हम जो ब्रीदिंग करते हैं, वो ऑक्सीजन को बाहर अंदर लेने के लिए नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने के लिए करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा होगा तो ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगी। ओके, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो हमारा ब्रीदिंग रेट कम होता है। अगर समझो, अब जब एक इंसान, कोई मर जाता है, तब उनके टिश्यूज काम नहीं करते, दे बिकम इनएक्टिव।
ओके, तो इनएक्टिव हो जाते हैं, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं होती। जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फॉर्म होती तो उनके बॉडी में यू नो कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं रिलीज होगा। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ क्या? एक मिनट बेटा, गिव मी अ सेकेंड। आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। मैं सच बता रही हूँ, आप लोग ना अब से प्लीज कभी भी क्लासेस मिस ना कीजिए। ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। ओके, सैटरडे संडे भी। तो आप ऐसे मिस करोगे तो यू विल लूज सो मच ऑफ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलो। हाँ, तो ये हो गया, हमको समझ में आ गया। अब जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो कितने तरीकों से होता है। ओके, इट ट्रांसपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के शक्ल में होता है एंड देन ब्लड प्लाज्मा में। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन एंड बाइकार्बोनेट की शक्ल में होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई है आपको? ऑल राइट, तो अब यहाँ पे देख लो तुम, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है। ओके, तो 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके बेटा, देखो हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं आरबीसी। अब इन आरबीसी के अंदर कुछ नहीं होता सिवाय हीमोग्लोबिन के। तो अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाते हैं टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो 97% का जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का वो होता है इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो बाकी का 3% होता है बेटा डिजोल्व फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। अब यही जब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पढ़ते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड में सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 टाइम्स मोर इन प्लाज्मा, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का 3% हो रहा है तो वहां पे नियरली 23% होता है। किसकी बात हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, 3% प्लाज्मा, 97% इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के वो मूव होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस वगैरह तो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। चलो, अब यहाँ पे देख लो तुम, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख लो बेटा तुम, 3 वे से हो रहा है। 23% हमारा हीमोग्लोबिन के साथ हो रहा है। मतलब क्या होगा, एल्वियोलाई के पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करेगा टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टिश्यूज के पास आएगा तब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है, वो अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद ऑक्सीजन टिश्यूज को प्रोवाइड हो जाता है एंड दैट हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है एंड लीस्ट ऑक्सीजन के साथ है। हीमोग्लोबिन एक खिलाड़ी है, ठीक है, इसको ना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पसंद है, ऑक्सीजन कम पसंद है। तो ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए हीमोग्लोबिन, उसका पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, वरना उसका इंटरेस्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही है। ठीक है, अब जब टिश्यूज के पास आ जाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ऑक्सीजन से सेपरेट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन सेपरेट हुआ था वो टिश्यूज के लिए चला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिजोल्व फॉर्म। ओके, मैंने आपको बताया था ना वहां पे 3% हो रहा है, तो यहाँ पे 7% हो रहा है इन द डिजोल्व फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड हैज 20 टाइम्स मोर अफिनिटी, सॉरी सॉल्युबिलिटी। ओके, सॉल्युबिलिटी होती है। अब 70% होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट्स भी कौन सी शक्ल में मूव करते हैं, ये क्वेश्चन था एम्स का। ठीक है, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स ना ऐसे नहीं रहते, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इन बाइकार्बोनेट्स को लेस रिएक्टिव कराने के लिए सोडियम या पोटेशियम इनके साथ बाइंड करके सोडियम कार्बोनिक एसिड या फिर पोटेशियम कार्बोनिक एसिड बनता है, तो प्लाज्मा में इसी के फॉर्म में ये मूव होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देख लो तुम, यहाँ पे ये हमारा ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, जो मैंने रेड में बनाया है ना, ये हमारा ब्लड कैपिलरी है। दिस इज अवर एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 104 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है। ठीक है, अब वही चीज तुम ब्लड में देखो, हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन है। ओके, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 45 है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आरबीसी एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे तुम देखो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ पे 40 था तो यहाँ पे 95 हो गया, तो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बन गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये देगा। अब उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ फिलहाल, क्योंकि आने वाले स्लाइड्स में है। तो यहाँ पे देखो 45 था कार्बन डाइऑक्साइड का, बट यहाँ पे 40 हो रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वापस दिया ना, अब वो एल्वेओलाई के थ्रू एक्सहेलेशन से बाहर चला जाएगा। अब बेटा डायग्राम देख के डरना नहीं है, जो मैं बता रही हूँ वो समझो। ठीक है, इधर उधर देखो मत, जो मैं बता रही हूँ वो सुनो। ठीक है, अब देखो, अब वो जो आरबीसी का सेल था ना जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था, वो अभी टिश्यू के साइड में आ गया। अब वो एल्वेओलाई के साइड में था तो वहां पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया था। अब टिश्यू के साइड में आ गया तो अब क्या हो रहा है, वही आरबीसी सेल जो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया था, अब वो डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाने के बाद ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन सेपरेट हो जाएंगे, और ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन डाइऑक्साइड ये जो ऑक्सीजन है ये टिश्यूज को प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, टिश्यूज को नीड है ना ऑक्सीजन की, क्योंकि बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म करके इसने कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बना दिया है। अब इनको ऑक्सीजन की जरूरत है। अब ये ऑक्सीजन जो डिसोसिएट हुआ है वो देखो टिश्यूज के साथ बाइंड हो रहा है, मतलब टिश्यूज के पास ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का ब्रेकअप हुआ। ओके, ब्रेकअप हुआ। जो रिश्ता बना था एल्वेओलाई के पास, वो टिश्यूज में आके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ब्रेकअप हुआ। अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ रिलेशन किसका हुआ, हीमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब ये हीमोग्लोबिन आपको पता है एफिनिटी तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत ज्यादा है। अब ये चालाक लोमड़ी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाएगी। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है आरबीसी में, तो वाटर कंटेंट है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है आरबीसी में बहुत ज्यादा एंड प्लाज्मा में बहुत कम। अब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमको बाइकार्बोनेट्स और H+ आयन या फिर कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो प्लाज्मा में जो कन्वर्शन है ना, मतलब ये पूरा रिएक्शन का ये बहुत हल्लू हल्लू होता है, मतलब हौले हौले धीरे धीरे। ओके, बट आरबीसी में बहुत फास्ट होता है। क्यों? विद द प्रेजेंस ऑफ मोर अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। ठीक है, तो अब क्या हो गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस से कार्बोनिक एसिड बन गया, कार्बोनिक एसिड से अगेन इसने कन्वर्ट कर दिया H+ एंड बाइकार्बोनेट आयन्स को। ओके, अब बाइकार्बोनेट्स आयन तो प्लाज्मा में भी बने हैं, आरबीसी में भी बने हैं, बट आरबीसी में तो बहुत ही ज्यादा है बाइकार्बोनेट आयन्स। अब ये क्या करता है, एक ग्रेडियंट क्रिएट कर देता है। ग्रेडियंट मतलब क्या, डिफरेंस इन एनीथिंग। ओके, किसी चीज में डिफरेंस है, कहीं पे ज्यादा है कम है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। अब बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी में ज्यादा थे, तो इसलिए क्या होता है, आरबीसी से बाइकार्बोनेट आयन्स बाहर जाते हैं जिसको हम कहते हैं इफ्लक्स, एंड इसके बदले में कुछ अंदर जाना होता है ना, तो क्लोरीन या फिर क्लोराइड, सॉरी नॉट क्लोरीन, क्लोराइड होता है ना, वो अंदर चला जाता है। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकल गए, क्लोराइड आयन अंदर चले गए, तो इफ्लक्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड। तो इससे क्या होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। एक साइंटिस्ट ने इसको बताया था, उसका नाम है हैमबर्गर। ओके, वो अमेरिकन खाते हैं ना, वो वाला हैमबर्गर नहीं, इस साइंटिस्ट का नाम है हैमबर्गर। तो हैमबर्गर एंड क्लोराइड शिफ्ट इसका नाम है। अब कुछ भी बुला लो, क्लोराइड शिफ्ट बुला लो, हैमबर्गर शिफ्ट बुला लो, कुछ भी बुला लो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा अब बाइकार्बोनेट का तो हमने ठिकाना लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश किए थ्रू क्लोराइड शिफ्ट, बट H+ आयन है ना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे ही छोड़ दिए ना तो ये आरबीसी सेल्स को रप्चर कर देगा, सारे ब्लड कैपिलरीज को रप्चर कर देगा। तो इसीलिए ये कार्बन इस H+ आयन को हीमोग्लोबिन क्या बोलेगा, अरे अभी मुझे बच के रहना बहुत जरूरी है। क्यों? हीमोग्लोबिन का घर है ना आरबीसी, आरबीसी डैमेज हो गया तो हीमोग्लोबिन किधर जाएगा, तो इसीलिए इस H+ आयन के साथ हीमोग्लोबिन ज्वाइन होके एसिड हीमोग्लोबिन बनाएगा। ओके, दिस इज HbH। ओके, यहाँ पे लिखते टाइम थोड़ा वो हो गया, मुझे लाइटनर नहीं था तो यूज नहीं किया मैंने। HbH है ये, दैट इज एसिड हीमोग्लोबिन। ठीक है, एसिड हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब यही चीज जो आरबीसी में हो रही थी, अब तुम बाहर देखो, बाहर क्या हो गया, सेम रिएक्शन।
H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाए, कार्बोनिक एसिड से H प्लस एंड बाइकार्बोनेट आयन्स बने। लेकिन ये बाइकार्बोनेट्स आयन ऐसे ही नहीं छोड़ सकते इनको, क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव। इसीलिए इन बाइकार्बोनेट्स आयन को बाइंड करना होता है सोडियम एंड पोटेशियम आयन्स के साथ टू फॉर्म सोडियम और पोटेशियम कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको, एम्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखो। जो बाइकार्बोनेट्स के थ्रू होता है ना ट्रांसपोर्ट, तो वो किस शक्ल में होता है, सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स। ओके, तो ये चीज आप याद रखो। ओके, तो अब क्या हो गया, अब ये तो टिश्यू लेवल का काम था। अब तुम एल्वेलाई के साइड में चले जाओ। अब यही आरबीसी जब एल्वेलाई में आएगा, ये क्या करेगा, वहां से कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन के आया था, अब ये होगा डिसोसिएट। ओके, तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन वापस से कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन बनेगा। ओके, तो वहां पे ब्रेकअप हुआ था टिश्यू का, टिश्यू के साइड में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ब्रेकअप हुआ था, बट एल्वेलाई के साइड में ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन देखेगी, अच्छा तो टिश्यू के साइड में जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शादी बना के आया है, चल निकल निकल कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से सेपरेट होगा, अब क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर था ऑक्सीजन का, तो वापस से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टिश्यू लेवल पे एसिड हीमोग्लोबिन बना था, ओके, तो उस एसिड हीमोग्लोबिन को वापस से वो H प्लस एंड हीमोग्लोबिन बनेगा। ओके, तो ये भी जो हीमोग्लोबिन है, ये अगेन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, तो अब जो भी रिएक्शंस वहां पे हुए थे बेटा, वो उल्टा होंगे। ठीक है, वो सारे उल्टा हो जाएंगे। ऑलराइट, सारी चीजें उल्टा हो जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, जो बाइकार्बोनेट आयन्स आरबीसी में बहुत ज्यादा थे टिश्यू साइड में, बट एल्वेलर साइड में वो बाइकार्बोनेट आयन्स कम है, तो अब क्या हो जाएगा, प्लाज्मा से ज्यादा कम है, तो इसीलिए क्या करेगा, प्लाज्मा बाइकार्बोनेट आयन्स को आरबीसी के अंदर भेजेगा। दैट मींस इन एल्वेलर साइड देयर इज इनफ्लक्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड इफ्लक्स ऑफ क्लोराइड। इसको हम बुलाते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, इसको बुलाते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। समझ में आ रहा है? तो इसको बेटा कंप्लीट एक्सचेंज कहते हैं हम लोग। ओके, दिस इज ऑल कंप्लीट एक्सचेंज। ऑलराइट, तो ये चीजें मैंने आपको करवा दी थी। ओके, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ओके, चलो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग बाद में बताऊंगी, सिर्फ ये बता के मैं अभी ब्लड एंड सर्कुलेशन स्टार्ट करूंगी। ओके, तो देखो बेटा, हमारा जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये एक टर्शियरी प्रोटीन है, जिसके अंदर 4 ग्लोबिन चेन्स होते हैं। 2 अल्फा ग्लोबिन चेन्स होते हैं, 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, अब इस हीमोग्लोबिन के पास ना 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी होती है। मतलब एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ शादी कर सकता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ ये बाइंड कर सकता है। ओके, जब ये एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, तो इसको हम कहते हैं 100% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ओके, 100% ऑफ सैचुरेशन होती है ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब ये जो आपका ग्राफ है ना बेटा, अब ये जो आपका एनसीईआरटी ने दिया है, ये सिंपली इसने बस ऐसे नंबर्स दिए हैं, लेकिन आप समझने को बैठो तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं समझने के लिए। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पे देखो, अब तुम यहाँ पे देखो, जब आप सैचुरेशन लेवल देखते हो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, ओके, तो ये डिफर करता है। जब हम 100% की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को साथ रखा है। ठीक है, अगर मैं आपको बात बताऊं, okay, tell me what about 75% of saturation of hemoglobin with oxygen? तो तब क्या होगा, एक हीमोग्लोबिन वन हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ जुड़े हैं, बट एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हीमोग्लोबिन ने टिश्यूज को दे दिया। टिश्यूज को दे दिया क्यों, क्योंकि टिश्यूज के पास मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन को देना फर्ज है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तो वो देता है। तो अब तुम देखो बेटा, कंप्लीट मतलब आप देख लो 100% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन कहाँ पे होती है, इन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साइड पे होती है, जहां पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो। ओके, लंग्स के पास जो कैपिलरीज होंगे ना, उन कैपिलरीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपको कंप्लीट या फिर 100% सैचुरेशन ऑफ
हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, अब ये जब यही आरबीसी सेल एल्वुलर साइड में था, लंग साइड में था, तो 100% सैचुरेशन था। अब ये टिश्यूज के पास जाएगा ना, टिश्यूज के पास जाएगा टू गिव द ऑक्सीजन टू टिश्यूज एंड टेक आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो तब क्या होता है, अगर टिश्यूज रेस्ट में है, मतलब कोई भी एक लड़का ऐसा है नेटफ्लिक्स देख रहा है, चिल कर रहा है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन ना ज्यादा उसकी नीड नहीं है ऑक्सीजन की टिश्यूज को, तो इसीलिए वहां पे उस केस में 75% का सैचुरेशन होता है, मतलब एक हीमोग्लोबिन 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करता है। अगर मैं बात करूं 50% सैचुरेशन की, तो ये कब होता है हमारे बॉडी में, जब टिश्यूज ना थोड़ा बहुत एक्टिविटी दिखा रहे हैं। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, मेरा सुनते सुनते क्लास को आप लिख रहे हो, यू आर मेकिंग अ क्लास नोट्स, तो आपने थोड़ी एक्टिविटी भी कर ली। तो इस लिटिल एक्टिविटी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखता है, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को देता है टिश्यूज को। ये 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन है। जब विगरस एक्टिविटी होती है, मतलब समझो कोई एक लड़का ऐसा है, बास्केटबॉल खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, जुम्बा कर रहा है, तो उस टाइम पे विगरस एक्टिविटी होती है, वहां पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रखता है, तीनों को देता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, चलो, तो अब तुम देखो बेटा, हमारा ये जो कर्व है ना, जो ये कर्व है, ये सिग्मोइड कर्व है। ओके, ये सिग्मोइड कर्व है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन एसोसिएट करता है एल्वेलाई के साइड में। क्यों, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट करेगा, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन एसोसिएशन विथ हीमोग्लोबिन। जब यही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ सेपरेट होगा टिश्यू के साइड में, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, तो अब ये जो सिग्मोइड कर्व है ना बेटा, ये कभी कभार शिफ्ट होते रहता है राइट साइड को या फिर लेफ्ट साइड को, बेस्ड ऑन कि कहाँ पे हो रहा है। ओके ओके, किस टिश्यू की बात हो रही है, टिश्यू कैसा है, एक्टिविटी कर रहा है, कम एक्टिविटी कर रहा है, कौन सी जगह पे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो बेटा, हम लोग टिश्यू साइड की बात करते हैं। ठीक है, टिश्यू साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होगा। प्लीज डू रिमेम्बर, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है कोई भी जगह पे, वहां पे H+ कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगा एंड देन टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही हैं, टिश्यू साइड में हो रही हैं। तो टिश्यू साइड में जब ये सारी चीजें आप देखते हो, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हमारा सिग्मोइड कर्व राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है, राइट हैंड साइड को शिफ्ट होता है। ठीक है, अब बेटा, अब मैंने आपको क्या बताया था, जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। अब वो हीमोग्लोबिन का एक कॉम्पिटिटर है। ओके, जैसे मैंने आपको एंजाइम्स में बताया था, ओके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। तो सिमिलरली हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की जगह पे 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जाके बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो ये क्रिएट करता है इनहिबिशन। ओके, इनहिबिशन क्रिएट करता है, तो इसके वजह से ऑक्सीजन कम अवेलेबल होगा टिश्यू साइड में। तो इसके एक्टिविटी के वजह से भी, ओके, 2,3 बीपीजी के एक्टिविटी के वजह से भी कर्व राइट हैंड साइड शिफ्ट हो सकता है। ओके, तो इस प्रोसेस को बोहर्स ने ऑब्जर्व किया एंड इसको नाम दिया बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, तो कुछ साल बाद हार्डेन बोल के एक साइंटिस्ट है, उसने देखा, अच्छा तो ये चीजें हुई, राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हुआ, बोहर्स इफेक्ट बन गया, अब मैं देखूंगा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट। क्यों, क्योंकि वहां पे एसोसिएशन होगा। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन कहाँ पे होता है, एल्वुलर साइड में होता है, जहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगी। ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो H+ कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक है, तो ये चीजें हार्डेन ने नोटिस किया एंड इसको नाम दे दिया हार्डेन्स इफेक्ट। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना होता है। ऑलराइट, तो ये याद रखो बेटा, ये कर्व ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के देखो, चाहे वो एम्स के हो, चाहे वो नीट के हो, बेटा कुछ टाइम पे वो पूछते हैं ऐसा, व्हाट इज P50 वैल्यू, व्हाट इज P25 वैल्यू, व्हाट इज P75 वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो 50, 25, 75, 100 की बात हो रही है, दिस इज नथिंग बट, ओके, तो ये क्या है बेटा, ऑक्सीजन ना जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया था, तो कितना परसेंट का सैचुरेशन है वो बता रहा है। जैसे हमने वहां पे देखा ना, अगर 2 मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड है तो 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो वही इंडिकेट कर रहा है बेटा यहाँ पे।
P50 value means nothing but one hemoglobin binds with two oxygen molecule. That is 50% saturation of hemoglobin with oxygen. ठीक है, तो अब तुम देखो यहाँ पे, अब ये जो कर्व है, ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो अब यहाँ पे तुम क्या देखोगे, दिस इज 50%, ओके, यहाँ पे दिख रहा है आपको 40, 50, 60। तो अब तुम क्या करोगे, इस P50 को तुम इस कर्व से नीचे ड्रॉ करो, ओके, कर्व पॉइंट से तुम नीचे ड्रॉ करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब P50 कितने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ रहेगा, ओके, तो P50 करने के लिए समझो, मेरी बात समझो बेटा, मतलब 50% का हीमोग्लोबिन सैचुरेशन विद ऑक्सीजन करने के लिए कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ओके, इसकी बात हो रही है। तो कितना चाहिए, 25 to 30 mm ऑफ मर्क्यूरी चाहिए, ओके। अब ये नॉर्मल जगह पे चाहिए, मतलब क्या, तुम अभी नवोदया में बैठे हो, तुम नॉर्मल जगह पे बैठे हो, ठीक है, तो ये प्लेन्स है, ये नॉर्मल प्लेन्स है, तो यहाँ पे इस केसेस में आपका पार्शियल प्रेशर 25 to 30 mm ऑफ मर्क्यूरी होगा, तो बहुत सही है। अब आप चले जाते हो पहाड़ देखने के लिए, हिमालय देखने के लिए, ओके, या फिर आप कोई हायर ऑल्टीट्यूड में चले जाते हो, तो वहां पे क्या होता है बेटा, आपका यही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी बॉडी ना ज्यादा ब्रीथ करने लग जाती है, ओके, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनता है, निकालना होता है, तो अब जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो उतना इनहेल भी करना पड़ता है, ठीक है, तो वहां पे आपको ना इनहेलेशन भी ज्यादा हो जाती है, एंड देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी ना बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि नीड ज्यादा होती है ना ऑक्सीजन की बेटा, वहां पे कम ऑक्सीजन है तो नीड ज्यादा है, तो कितनी नीड होगी, 40 to 45 mm ऑफ मर्क्यूरी की नीड होती है। तो प्लीज याद रखो, हायर ऑल्टीट्यूड्स में ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर कम हो जाता है, ओके, जब ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है तब P50 बढ़ जाता है, ठीक है, सो दैट्स ऑल, इतना ही है। अब ये तुम बेटा P50 के लिए भी कर सकते हो, P75 के लिए भी कर सकते हो, P25 के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, सो दैट्स ऑल, इतना ही मुझे बताना था, बाकी का तुम लोग पढ़ लोगे, दैट्स ऑल, ओके, तो हो गया बेटा, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में की थी जब आप नहीं थे, तो दैट्स ऑल, अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। माही सागर समझ में आ गया आपको, Was it helpful? अरे मैंने अपना आधा घंटा लगा दिया यार कश्यप एंड माही सागर के लिए, दूसरे लोग थे देखो स्टार्टिंग में, वो निकल गए, हालांकि वो भी नहीं थे क्लास में। चलो ओके, तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन हम लोग अभी देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, ओके, ऑल राइट, ओके, तो व्हाट इज सर्कुलेशन, ओके, रामनगर यू आर ऑन टाइम, ओके, ऑन टाइम नहीं, तुम आधा घंटा लेट हो, बट क्योंकि तुम आधा घंटा लेट हो, तुम एक ही बंदे थे जो प्रेजेंट थे जब मैंने क्लास लिया था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा रिवीजन कर लिया दूसरे बच्चों के लिए, ठीक है, तो बेटा प्लीज मेक श्योर यू ज्वाइन ऑन टाइम, ठीक है, चलो गुड। तो सर्कुलेशन क्या है, इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ओके, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स टू द कंसर्न टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। देखो बेटा, हमारे बॉडी में ना, मैं बताती हूँ, दो टाइप का सर्कुलेशन होता है, एक बॉडी फ्लूइड्स का, जहां पे ना ब्लड सर्कुलेट करता है, ओके, ब्लड का एक दूसरा सर्कुलेशन है वो है, एंड देन लिम्फ का एक दूसरा सर्कुलेशन है वो है। अभी आप 11th में पढ़ोगे सिर्फ ब्लड का सर्कुलेशन, लिम्फ का सर्कुलेशन तुम जाके पढ़ोगे 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के चैप्टर में, ठीक है, चलो, तो अभी सर्कुलेशन मतलब क्या, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को सर्कुलेट करना है, हर एक टिश्यू को पहुंचाना है, हर एक ऑर्गन को पहुंचाना है, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है, एंड देन दूसरे न्यूट्रिएंट्स को देना है, ठीक है। तो अब सर्कुलेशन, फॉर सर्कुलेशन सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, एक मिनट, ओके, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स यूज वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। देखो बेटा, उनके पास ना कंप्लीट नहीं रहता, जो सर्कुलेशन का सिस्टम है ना वो पूरा कंप्लीट नहीं रहता, तो इसीलिए क्या होता है, उन लोगों में दे यूज वाटर,
ओके, वाटर का ज्यादा यूज होता है सर्कुलेशन के लिए। ओके, बट हायर ऑर्गेनिजम्स में तुम जाओ, जैसे हम लोग हैं वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेट्स, हमारे पास ना ऐसे मतलब सराउंडिंग से हम वाटर नहीं लेते। ओके, सराउंडिंग से हम लोग वाटर नहीं लेते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट डज इट से? सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स। बेटा ये तो आपके ना उसमें भी दिया है, एनिमल किंगडम में भी इसको समझाया गया है। Okay, open circulatory system and closed type of circulatory system. What is open type? यहाँ पे बेटा blood pump होता है heart से. Okay, so blood is pumped by heart which passes through a very large vessel. मतलब एक बहुत बड़ा vessel होता है. अब उन vessels के through ये कहाँ पे जाएगा? Open spaces में जाएगा या फिर open cavities में जाएगा. अब हमारे पास कैसे होता है? हमारे पास हार्ट है, हमारे पास आर्टरीज है, हमारे पास वेन्स है, ओके, हमारे पास ना कैपिलरीज है, बहुत ज्यादा पाइपलाइन का सिस्टम है, मतलब एक डक्ट जैसा है, उसके अंदर ब्लड ना फ्लो करता है इन अ क्लोज्ड सिस्टम। बट यहाँ पे क्या होता है, एक लार्ज वेसल से ब्लड बाहर निकलता है जो हार्ट ने पंप किया, अब वो ओपन स्पेसेस में चला जाएगा या कैविटीज में चला जाएगा, जिनको हम साइनसेस कहते हैं। ओके, सो वेयर इट दिस एक्चुअली हैपेंस, ये होता है बेटा आर्थ्रोपोड्स एंड देन मोलस्क्स में। ओके, आर्थ्रोपोड्स एंड देन मोलस्क्स में ये होता है ओपन सिस्टम। ठीक है यार, मुझे समझ नहीं आता, लोग ना क्लास में आते हैं फिर लिफ्ट करके जाते हैं, क्यों? अगर आना ही नहीं है क्लास में तो क्यों आते हैं यार ये लोग? मुझे कई बार ना बहुत बुरा लगता है, सच बता रही हूँ। क्योंकि हम बीइंग अ टीचर, हम लोगों की कितनी मेहनत होती है पता है सारी चीजों में। पढ़ाना इज नॉट अ इजी टास्क, और उसमें भी शिद्दत से पढ़ाना। ठीक है, अब जब हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स नहीं आते, आते हैं तो सिर्फ 1-2 मिनट रह के चले जाते हैं, ओके, तो हमारा ना मोटिवेशन नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता। फिर मैं क्या करूंगी ना, कल की क्लास में मैं प्रिपेयर नहीं होंगी, क्योंकि देखो बेटा हमने 4 साल से पढ़ाया है, इतनी ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन रिवीजन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि थोड़ी चीजें होती है, रिवाइज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, नए नए चीजें लाते हैं, बच्चों को कैसे इजीली समझा सकते हैं। हर साल टीचर का भी अपग्रेडेशन होता है। जब स्टूडेंट्स हमको साथ देंगे तो वो ज्यादा अच्छे से होगा। जब स्टूडेंट साथ नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, हम बस यही करेंगे, हाँ भाई चलो हो गया, खत्म करेंगे, ऐसा हो जाता है। तो टीचर्स भी डिमोटिवेट हो जाते हैं बाय द एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो बेटा, ऑफलाइन होगा तो मैं सामने होंगी, आपको कभी डांट लूंगी, आपको कभी प्यार से समझा दूंगी, बट ऑनलाइन में ना ये रैपो बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग समझ रहे हो? रुको मैं वीडियो ऑन करके बताती हूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस में ये रैपो बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, अगर आप मेरी फिजिकल क्लासेस सुन रहे होगे तो तुम लिटरली मेरे क्लासेस एंजॉय करते। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक क्लासेस लेती हूँ, बहुत ज्यादा एक्शन करके लेती हूँ, बहुत हंसाती हूँ, तो आपको मजा आता। बट खैर, क्या कर सकते हैं, है ना? चलो, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हियर ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इज सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड वेसल्स। मतलब ये ना ओपन कैविटीज में या फिर ओपन स्पेसेस में नहीं जाएंगे, ये बेटा पूरा एक ब्लड वेसल्स होगा या फिर आर्टरीज होंगे या फिर कोई कैपिलरीज होंगे, वहां पे कंप्लीट ये एक पाइप से दूसरा पाइप, दूसरा पाइप से तीसरा पाइप, एंड देन कम बैक टू हार्ट। तो ऐसे ये पूरा क्लोज्ड सिस्टम है सर्कुलेशन का। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे, इट इज मोर एडवांटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी प्रिसाइजली रेगुलेटेड। ये ना बॉडी के लिए ज्यादा एडवांटेजेस है देन द ओपन टाइप। ठीक है, ओपन टाइप में आपको कैसे पता चलेगा, कोई भी कैविटी में चला गया, वरना नहीं गया तो भी क्या फर्क ही पड़ता है। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता क्लोज्ड सिस्टम में। ओके, क्लोज सिस्टम में प्रिसाइसली हम लोग मतलब हमारी बॉडी रेगुलेट कर सकती है कहाँ पे फ्लो करना है, कहाँ पे फ्लो नहीं करना है, कहीं पे ओवर फ्लो हो गया तो उसको कैसे कम कर सकें, सारी चीजें। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप याद रखो, एनेलिड्स एंड देन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे होता है। अब बेटा आपको पता है हम लोग ना एवोल्यूशन होके आए हैं, इस स्टेज पे आके ठहरे हैं। ठीक है, जब यहाँ पे एक सिंपल ऑर्गेनिज्म जना था या बना था, ओके, अर्थ में, तो वो कैसा था बेटा, वो एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म था। एक्वाटिक में चाहे वो फाइटोप्लैंक्टन हो या जू प्लैंक्टन हो, वो बना। फिर फिशेस बने, फिर दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स या प्लांट्स बने, फिर एम्फिबियंस आए। फिर ऐसे करते करते बहुत एवोल्यूशन होने के बाद आफ्टर अ मिलियन ऑफ ईयर्स हम लोग यहाँ पे आके रुके हैं, जहाँ पे हमारी बॉडी कुछ ऐसा दिखती है, एंड हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा ऑर्गन सिस्टम्स है, दे हैव अ ओन देयर ओन स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म।
ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो, फिशेस में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो फिशेस के पास 2 चेम्बर का हार्ट होता है। एम्फीबियंस की बात करूं तो 2 एट्रिया होते हैं एंड देन एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो 2 एट्रिया, यहाँ पे ऊपर देख लो 2 एट्रिया होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो सेम व्हेन वी टॉक अबाउट रेप्टाइल्स। ओके, रेप्टाइल्स एक एक्सेप्शन है बेटा। ओके, रेप्टाइल्स इज अ एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं, ओके, तो रेप्टाइल्स की बात करते हैं यहाँ पे क्रोकोडाइल, तो रेप्टाइल्स में कितने चेम्बर्ड होने चाहिए? 3 चेम्बर्ड हार्ट रहता है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल में भी 3 चेम्बर्ड होना चाहिए, बट क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड का हार्ट है, 4 चेम्बर्ड का हार्ट है। ठीक है, ये प्लीज आप याद रखिए, ये बहुत बार नीट में पूछा भी गया है। ओके, सो एक्सेप्शन पूछा है। All right. So reptiles have 3-chambered heart. Crocodile, being a reptile, it doesn't have 3-chambered heart, but it has 4-chambered heart. ठीक है, तो इसको आप वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में देख सकते हो, क्योंकि इसका भी 4-chambered हार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो 3-chambered का कैसा होता है। इट इज इनकम्प्लीट, ओके, या फिर आप कह सकते हो इनकम्प्लीट पार्टीशन ऑफ वेंट्रिकल। ओके, यहाँ पे 2 एट्रिया होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। अब ये वेंट्रिकल में क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आके गिरेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आके गिरेगा। अब इस वेंट्रिकल में दोनों ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं, तो ये एक वेंट्रिकल मिक्स्ड ब्लड को पंप करेगा, मतलब ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड को मिक्स हो जाएगा वेंट्रिकल में, तो वही मिक्स्ड ब्लड को ये पंप करता है वेंट्रिकल ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे, तो पैटर्न्स ऑफ सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो अब तक तो हमने क्या बात की? जो प्रिमिटिव थे, वर्टिब्रेट्स से थोड़ा नीचे वाले लेवल के थे, उनकी बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं बेटा वर्टिब्रेट्स की। ओके, तो वर्टिब्रेट्स में भी देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत टाइप का सर्कुलेशन है। तो आप यहाँ पे देख लो, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड देन डबल सर्कुलेशन। ऑलराइट, तो सिंगल सर्कुलेशन क्या है, दैट वी विल सी। ओके, अब सिंगल सर्कुलेशन होता है बेटा फिशेस में। ठीक है, तो फिशेस में क्या होगा? देखो, इनके पास ना, मैंने बोला 2 चेम्बर्ड का हार्ट होता है, फिश में 2 चेम्बर्ड का हार्ट होता है। ओके, तो ये हार्ट है, समझ लो। ओके, समथिंग लाइक दिस। तो फिश का 2 चेम्बर्ड हार्ट है, तो हार्ट में क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, हार्ट में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है फिश का हार्ट। ओके, सो हार्ट रिसीव्स इम्प्योर ब्लड ओनली, इसीलिए इसको वीनस हार्ट कहते हैं। ओके, वीनस हार्ट, आपको पता है जब हम वीनस कहते हैं या फिर वेन्स कहते हैं, तो वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे देख लो तुम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में, तो हार्ट ने उसी ब्लड को पंप किया। अब ये जो इम्प्योर ब्लड पंप हुआ है, ये जाएगा गिल्स में। ओके, तो यहाँ पे प्यूरिफाई करने के लिए ब्लड को, तो मेन पार्ट कौन है? गिल्स है। ठीक है, तो गिल्स आर दोज, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना बेटा। ओके, जैसे हम ह्यूमंस में लंग्स हैं, ठीक है, तो ऐसे ही फिशेस में क्या थे? गिल्स थे। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो गिल्स क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करेंगे। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जाके ऑक्सीजन को देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को जब ब्लड रिसीव करता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है। अब अगेन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट हैपेंस इन फिशेस। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट में क्या होता है? इट इज सीन इन, आप देख सकते हो, एम्फीबियंस में एंड देन रेप्टाइल्स में। ठीक है, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में आप देखोगे कि यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे नाम ब्लड सर्कुलेशन क्यों आया। ठीक है, देखो बेटा, 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या होगा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में। लेफ्ट एट्रिया रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये देख लो बेटा, आपको ना, आप कहाँ से पढ़ रहे हो हार्ट का स्ट्रक्चर? शायद आप पढ़ रहे हो 7th स्टैंडर्ड से या फिर 8th स्टैंडर्ड से। ओके, तो आपको यहाँ पे पता होगा, जब हम हार्ट ड्रॉ करते हैं तो हमारा साइड बन जाता है लेफ्ट,
ओके हमारा राइट साइड बन जाता है डायग्राम का लेफ्ट, और हमारा लेफ्ट साइड बनता है डायग्राम का राइट। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखो, चाहे लंग्स की बात हो रही हो, चाहे हार्ट की बात हो रही हो, चाहे किडनी की बात हो रही हो, तो याद रखो हमारा मतलब मेरा लेफ्ट डायग्राम का राइट होगा, मेरा राइट डायग्राम का लेफ्ट होगा। ओके प्लीज कीप दिस एज अ सिंपल रूल। ओके तो अब क्या होगा, लेफ्ट एट्रिया रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, लंग्स और स्किन। देखो डिपेंड करता है, अगर फ्रॉग है तो स्किन हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे लंग्स का प्रेजेंस होता हो सकता है रेप्टाइल्स में, तो वहां पे भी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके कहाँ पे गिरेगा, लेफ्ट एट्रियम में आके गिरेगा। ठीक है, रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट एट्रियम का काम क्या है, ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, सारे बॉडी पार्ट से। क्यों, सारे बॉडी पार्ट्स में टिश्यूज होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं। ठीक है, हाउएवर दे गेट मिक्स्ड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल। मैंने बोला ना ये 3 चेम्बर्ड का कहानी है। ओके 3 चेम्बर्ड की कहानी चल रही है। तो क्या हो रहा है, 2 एट्रिया है, 1 वेंट्रिकल है। अब ये क्या होगा, तो यहां से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों आके एक वेंट्रिकल में मिक्सअप हो जाते हैं। तो अब ये वेंट्रिकल जब हार्ट जब पंप करता है तो वेंट्रिकल पुश करेगा एक मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्लड। ओके जिसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिलके, यहाँ पे दिख रहा है आपको पर्पल कलर, यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड शो होता है ब्लू कलर में एंड रेड कलर में शो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे मिक्स होके कुछ और ही जा रहा है, दैट इज पर्पल कलर ब्लड। ठीक है, तो ये मिक्स्ड ब्लड को भेजता है। ठीक है, चलो देन डबल सर्कुलेशन क्या है। डबल सर्कुलेशन आपको पता है हम मैमल्स के अंदर होता है, बर्ड्स के अंदर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट एट्रिया जैसे मैंने बताया ना, तो ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। ठीक है, तो राइट एट्रिया रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डेफिनेटली ब्लू कलर का आ रहा है यहाँ पे पाइप, आप देख लो यहाँ पे राइट में रिसीव हो रहा है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो अब क्या करेगा, अब ये ब्लड एट्रिया में नहीं रहेगा, ये यहाँ पे बीच में वाल्व्स रहेंगे, वाल्व्स के थ्रू ये नीचे जाएगा वेंट्रिकल में। अब ये वेंट्रिकल है ना, राइट साइड का जो वेंट्रिकल है, ऊपर वाला एट्रिया है, नीचे वाला वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश करेगा। ठीक है, या फिर पंप करेगा। तो यही चीज आप यहाँ पे देख लो, लेफ्ट एट्रिया रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट पासेस ऑन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा। ओके, तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स है ना, ये सेपरेट होते हैं बाय अ पार्टीशन ऑफ सेप्टा। यहाँ पे एक सेप्टा का पार्टीशन होता है, तो उस पार्टीशन के थ्रू दोनों वेंट्रिकल्स सेपरेट होते हैं एंड दे डू नॉट गेट मिक्स्ड अप। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ओके, लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या हुआ था, वहां पे एक ही वेंट्रिकल था, ब्लड का मिक्सअप हो गया था, तो वहां पे हमने कह दिया था इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। बट यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट है, वेंट्रिकल सेपरेट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट पंप आउट हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट पंप आउट हो रहा है। तो इससे हमको क्या हो गया, इजी हो गया चीजें। ओके चलो, अब हम आएंगे बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम में। ऑलराइट, तो अब हम एक एक करके देखते जाएंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू समथिंग। जब हम ये चीजें देखते हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ओके, तो अभी ना जैसे मैंने आपको बताया, मेरा राइटिंग टैब अभी आने में ही है, आया नहीं है, तो मैं कुछ पॉइंट्स बताती जाऊंगी, अपना नोट लेते जाओ। ठीक है, नोट्स में लिखते जाओ। ओके, जैसे अभी मैं बताती हूँ। ओके, अब हम लोग देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होगा बेटा, सबसे पहली बात तो बेटा ब्लड। ओके, वी हैव वेसल्स, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, तो उसके अंदर रहता है ब्लड। तो ब्लड के अंदर क्या कंपोनेंट्स होंगी, ब्लड क्या चीज से बना है, वो चीज हमको देखना है। ओके, सो देयर इज अ स्टडी, ओके, एक एरिया है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ओके, जिसको हम कहते हैं हिमेटोलॉजी, HAEMATOLOGY. Okay, hematology. Hematology is nothing but it is the branch of biology which deals with the study of blood. Okay, तो ब्लड की सारी चीजों के ऊपर स्टडी होती है। ओके, एंड देन दूसरा एक वर्ड है बेटा हीमोपोइसिस। ओके, हीमोपोइसिस इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ओके, तो हीमो मीन्स ब्लड, पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन, तो हीमोपोइसिस वर्ड का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
अब हम अगर हमारी हिस्ट्री देखें बेटा, हिस्ट्री देखें, जब आप आपके माँ के पेट में होते हो, ओके, कोई भी एक बच्चा जब मदर के वूम में होता है, अब वो फीटस नहीं बना है, तो वो फर्स्ट क्या होगा, जो हमारा हीमोपोइटिक का पूरा प्रोसेस होता है ना टिश्यू का, ओके, हीमोपोइटिक टिश्यू मतलब ब्लड बनाने वाले टिश्यूज, ओके, आप यहाँ पे लिख लो हीमोपोइटिक टिश्यू, ओके, हीमोपोइटिक टिश्यू। जब हम छोटे थे, मतलब छोटे मतलब बहुत छोटे, माँ के पेट में थे तब की बात हो रही है, तो तब सबसे पहला हमारा जो काम करता था ना, ओके, ब्लड बनाने वाला काम, वो किसका था, ओके, वो किसका था, वो था बेटा योक सैक का, ओके, वो था बेटा योक सैक। योक सैक वाज द फर्स्ट स्ट्रक्चर व्हिच हैड स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, दैट इज हीमोपोइसिस, ओके, हीमोपोइसिस होता है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल से, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स की बात हो रही है, उनको हम कहते हैं हीमोपोइटिक टिश्यूज, ठीक है। सबसे पहले आएगा योक सैक, योक सैक के बाद आता है बेटा लिवर, ओके, योक सैक बनाता है ब्लड, फिर बनाता है लिवर। अब जब आप एक फीटस की शक्ल में आ जाते हो, आप जब एक छोटे बच्चे की शक्ल में आ जाते हो एंड स्टिल यू आर इन द वूम, ओके, यू आर इन द वूम, तब क्या होता है बेटा, लिवर आपका ब्लड बनाता है, लिवर ब्लड बनाता है, ठीक है। जब आप ना एकदम बच्चे की शक्ल में नहीं होते तब योक सैक बनाता है। अब समझ लो 9 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन हो गया, ओके, जेस्टेशन कहते हैं बेटा 9 मंथ्स के उस पीरियड को जहां पे 3 ट्राइमेस्टर्स के थ्रू बच्चा ग्रो होता है, ठीक है। तो अभी लिवर में ब्लड फॉर्मेशन हो रहा था जब ये अभी भी बेटा माँ के पेट में था, अब बाहर आ गया, ओके, अब क्या होता है, अब ब्लड फॉर्मेशन होता है बोन मैरो के थ्रू, ओके, बोन मैरो से बेटा सारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब आप मुझे पूछोगे मैम बोन मैरो मतलब कौन सा वाला बोन मैरो, क्या होता है यहाँ पे, देखो बेटा, अब लॉन्ग बोन जो हम कहते हैं ना, हमारे लेग्स के पास जो फीमर है, तो ये सारे बोन्स है ना, तो वहां पे सबसे ज्यादा ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ओके, आप समझ लो कोई भी लॉन्ग लॉन्ग बोन होता है ना, वहां पे बोन मैरो बहुत ज्यादा होता है। अब अगर नॉन वेजिटेरियंस कोई है यहाँ पे, जो वेजिटेरियंस है प्लीज डोंट गेट अफेंडेड, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो आपको बस मैं समझा रही हूँ, सॉरी, ओके, तो अगर आपने नल्ली खाई होगी, ओके, तो दैट इज बोन, नल्ली खाई होगी तो उसके अंदर होता है, ओके, कुछ फ्लैश, कुछ होता है उसके अंदर, ओके, वो जो होता है ना बोन, तो बोन के अंदर होता है कुछ कंटेंट, उसी को कहते हैं बोन मैरो, ओके, बस आई एम गिविंग यू अ क्लियर आइडिया बोन मैरो क्या होता है। तो अभी कोई आप हड्डी ले लो, तो उस हड्डी के अंदर होता है ऐसे, आई नो इट्स अ वेरी बैड लुकिंग बोन, बट यहाँ पे होता है बोन मैरो, ओके, मैं बस माउस से ड्रॉ कर रही हूँ इसको, ऑलराइट। तो ये बोन मैरो में सबसे ज्यादा होता है लॉन्ग बोन्स में, ठीक है, ये चीज आप याद रखो, ऑलराइट। देन दूसरी चीज मुझे बतानी है, क्या मुझे आप बता सकते हो ब्लड का कलर कौन सा होगा, आप मुझे बताओगे मैम मैं बताऊंगा रेड कलर, बेटा रेड कलर ना, ये आप प्राइमरी के बच्चों को छोड़ दो, ओके, सो द कलर ऑफ ब्लड इट डिपेंड्स ऑन कि ब्लड आर्टरीज में है या वेन्स में है। आर्टरीज कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आर्टरीज का कलर होता है, आर्टरीज में जो ब्लड है उसका कलर होता है ब्राइट रेड। तुम लिख रहे हो जो मैं बोल रही हूँ, तुम लिख रहे हो ना, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का कलर है वो होता है ब्राइट रेड, एंड वेन्स, ओके, वेन्स के अंदर का जो ब्लड है ना वो होता है डार्क रेड, ओके, डार्क रेड होता है वेन्स में, ब्राइट रेड होता है आर्टरीज में, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, ओके। तो अब तुम क्या करोगे बेटा, अब आपको क्या करना है, अब आप ना एक कोई भी पर्सन से ब्लड को ड्रॉ किया, ओके, इंजेक्शन लिया आपने, उसको डाला एंड देन ड्रॉ किया ब्लड को, तो अब ये ब्लड आप क्या करोगे, आपके टेस्ट ट्यूब में थोड़ा ब्लड है, अब आप इसको करोगे सेंट्रीफ्यूज, ओके, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन आपको पता होगा, एक ऐसा एक मोटर होता है, ओके, बीच में एक ऐसा मोटर होता है, इसके ऊपर यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स के लिए स्टैंड्स होते हैं, अब इन स्टैंड्स में बेटा यहाँ पे हमको टेस्ट ट्यूब्स लगाना होता है ऐसे करके, ओके, तो ऐसे करके टेस्ट ट्यूब्स लगाना होता है। तो अब इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आप क्या डालोगे, आप डालोगे थोड़ा ब्लड जो आपने ड्रॉ किया है कोई भी एक पर्सन से, ओके, तो यहाँ पे आपने ब्लड डाल दिया, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे मोटर रहेगा, आप इसको स्विच ऑन करोगे, तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, ये जो रॉड है ना सेंट्रल रॉड, ये रोटेट करेगा। अभी जब हाई स्पीड में रोटेट करेगा तो क्या होगा, बेस्ड ऑन सेपरेट डेंसिटी,
ओके ब्लड में बेटा हर चीज एक ही डेंसिटी का नहीं होता, प्लाज्मा अलग रहता है। ओके व्हाइट ब्लड सेल्स का डेंसिटी अलग होता है, आरबीसी सेल्स का डेंसिटी अलग होता है। तो जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तो क्या होता है, जो लोअर डेंस है, ओके जो हल्के फुल्के हैं, वो ऊपर सेटल हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट। ओके जिसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट। एंड नीचे जो सेटल होंगे ना, ये थोड़ा हेवी होंगे, ये ज्यादा डेंसर होंगे। तो सबसे नीचे सेटल होगा बेटा आरबीसी सेल्स। ओके सबसे नीचे कौन सेटल होगा, आरबीसी सेल्स। और आरबीसी सेल्स के ऊपर एक बीच में लेयर होगी, ठीक है। तो वहां पे आप देखोगे कि बीच में थोड़ा डब्ल्यूबीसी भी बनेगा, ठीक है। तो सबसे नीचे होगा आरबीसी, उसके ऊपर होगा डब्ल्यूबीसी, एंड उसके ऊपर होगा प्लाज्मा। ओके तो प्लाज्मा इज द सुपरनेटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, तो ये सारा यहाँ पे सुपरनेटेंट है ना, ये प्लाज्मा है। ओके ये प्लाज्मा है। ऑलराइट, तो प्लीज माफ करो बेटा, मैं ना राइटिंग टैब होता तो बहुत अच्छा ड्रॉ करके बताती। ये पता नहीं क्यों डिले ही डिले होते जा रहा है मेरा पेन टैब आना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, अब व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके व्हेन any solution is rotated with a very high speed, हाई स्पीड से जब आप उस सोल्यूशन को रोटेट करते हो, ओके विथ एक्स्ट्रा स्पीड, तो क्या होगा, बेस्ड ऑन इट्स कंपोनेंट्स डेंसिटी कंपोनेंट्स सेपरेट आउट होते हैं। प्लाज्मा सबसे हल्का है तो ऊपर खड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट। नीचे वाले को पेलेट कहते हैं बेटा, जो आरबीसी है ना वो सबसे डेंसर है, उसको पेलेट कहते हैं, PELLET पेलेट, ठीक है। वो पेलेट है ना आरबीसी का बनता है, बीच में डब्ल्यूबीसी रहता है, ठीक है। तो ये रहता है, चीजें आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट सेंट्रीफ्यूगेशन करने पे हमको मिलता है। और ये जो प्लाज्मा होता है ना, आपको येलो कलर में मिलेगा। जब आप सेपरेट करोगे वैसे ही तो ब्लड रेड कलर होता है। अब आपने सेंट्रीफ्यूगेशन कर लिया, प्लाज्मा सेपरेट हो गया, आरबीसी सेपरेट हो गया, तो आपका ये जो प्लाज्मा होगा ना, अब ये येलो कलर का रहेगा प्लाज्मा। अब ये क्यों येलो होगा, मैं आपको आने वाले क्लासेस में बताऊंगी, ठीक है। आने वाले क्लासेस में बताऊंगी क्यों येलो रहता है प्लाज्मा, ठीक है, अभी नहीं। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो बेटा, एक ह्यूमन सर्कुलेटरी का पूरा सिस्टम ही दे दिया है इसने। ओके तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, एक लिम्फेटिक सिस्टम है। मैंने बताया ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप ये 12th में जाके पढ़ोगे, ठीक है, ये 12th में पढ़ोगे आप। दिस इज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। यहाँ पे हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में कौन आती है, मैंने आपको बताया, आर्टरीज, वेन्स एंड देन कैपिलरीज। अब ब्लड में क्या क्या आता है, ब्लड में आता है प्लाज्मा एंड देन फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी को। ओके डब्ल्यूबीसी और फिर आरबीसी को हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, या फिर सेलुलर एलिमेंट्स भी कहते हैं। ओके फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कह लो, सेलुलर एलिमेंट्स भी कह लो, क्योंकि ये इसके अंदर सेल्स है ना ये। ओके डब्ल्यूबीसी कॉर्पसल्स, ओके जो सेल्स है, इसीलिए इनको सेलुलर एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन प्रकार के आपको निकल जाएंगे, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड देन प्लेटलेट्स, ठीक है। ये सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं, ठीक है। तो आरबीसी में क्या होता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है और कुछ नहीं होता। आरबीसी में सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में अगेन टाइप्स हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। मतलब किसी सेल्स में ग्रैन्यूल्स है तो उनको हमने कह दिया ग्रैनुलोसाइट्स। अगर किसी सेल्स में ग्रैन्यूल्स नहीं है तो उनको हमने कह दिया एग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको डिटेल में हम लोग ना कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कल की क्लास में इनको पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो बेटा दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, आज हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो कल ना बेटा एनसीईआरटी लेके बैठो, आओ क्लास पे, एंड देन प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप द कलर पेन्स विथ यू, क्योंकि कलर पेन्स रखो। कल मैं ना नोट्स बना के दूंगी आपको, जो आपको याद रखने के लिए इजी होगा। यूजुअली बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे याद रखने की चीजें ज्यादा है, समझने की चीजें ज्यादा नहीं है। टू रिमेम्बर थिंग्स, टू रिमेम्बर आर वेरी मच बिगर इन दिस पार्ट। ओके मैं बहुत इजी करके आपको समझाऊंगी, बहुत एनिमल फिजियोलॉजी से तुमको प्यार हो जाएगा, सच बता रही हूँ, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि अभी मुझे 12th को क्लास है, एंड देन मेरा थ्रोट आज बहुत ज्यादा दुख रहा है, ओके दर्द हो रहा है। ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अगर आपको कुछ डाउट है आप पूछ सकते हो, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, और एल्स यू आर गुड टू गो, आप लीव कर सकते हो। थैंक यू जैनवी रामनगर।
Aditya Makwana, if you have any doubts, you can ask. Yes, bye.